ये सवाल जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो हमारे किसी सहपाठी दोस्त ने ये सवाल हिंदी के जो प्रसिद्ध आलोचक थे, कवि थे, नेमिचंद्र जैन, वो जेएनयू आए थे, उनका एक वक्तव्य हुआ था। तो उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि एक अच्छा कवि बनने के लिए हम में क्या गुण होने चाहिए। तो नेमी जी ने कहा था कि इसका कोई यांत्रिक जवाब, नपा-तुला जवाब संभव नहीं है और इसका कोई फार्मूला नहीं होता, सृजन का कोई फार्मूला नहीं होता कि आपको कोई हम एक चीज़ बता दें या 5 चीज़ें बता दें तो उनको फॉलो करके, उनका अनुकरण करके आप एक श्रेष्ठ कवि हो जाएंगे। तो इसका कोई नियम, कोई सूत्र नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर फिर भी ये सवाल किया जाए कि एक अच्छा रचनाकार बनने के लिए हम में क्या विशेषता होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये नेमी जी का वक्तव्य है कि इंसान को सबसे पहले गीली मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि जो गीली मिट्टी होती है ना, उसमें ये गुण होता है कि वो एक अच्छा इम्प्रिंट, वो अपने समय की सच्चाई का, अपने समय के यथार्थ का एक अच्छा इम्प्रिंट वो ले सकती है गीली मिट्टी। तो गीली मिट्टी से उनका आशय था कि एक बहुत ही संवेदनशील हृदय होना चाहिए अगर आप एक अच्छे रचनाकार बनना चाहते हैं। लेकिन फिर जब मैंने हिंदी के जो यशस्वी कवि हैं इस समय, विनोद कुमार शुक्ल, उनका एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया जो तद्भव पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो उसमें मैंने उनसे यही सवाल किया कि जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक कवि बनने के लिए हम में क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो बात आप कह रहे थे कि उसको बहुत संवेदनशील होना चाहिए, या उसके जीवन में बहुत संघर्ष होना चाहिए, या उसको बहुत अध्ययनशील होना चाहिए, या बहुत चिंतन मनन करना चाहिए उसको। तो इनमें से कौन सी चीज़ है, या जीवन का एक विराट अनुभव हो, या उसको यात्राएं बहुत करनी चाहिए, या उसको अपने समय के रचनाकारों से उनसे संवाद बहुत करना चाहिए। तो आफ्टर ऑल आखिरकार वो कौन सी विशेषता है जो किसी को महत्वपूर्ण रचनाकार बना सकती है। तो विनोद जी ने इसका एक इतना दिलचस्प और इतना अप्रत्याशित जवाब दिया कि उसको मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि नए रचनाकारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि यही नहीं मालूम है कि क्या करने से क्या हो जाएगा। यानी कि आप अगर बहुत संवेदनशील हैं तो उसकी क्या परिणति होगी, बहुत अध्ययनशील हैं तो क्या परिणति होगी। जैसे जो विनोद जी ने नहीं कहा और जो नेमी जी ने नहीं कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अज्ञेय जो थे, आपने नाम सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उनके पास अपने समय में बहुत ही संपन्न थे, साधन संपन्न भी थे, सारी सुविधाएं थीं और एक श्रेष्ठ कवि बनने की सारी तैयारी थी उनके पास, समय भी था उनके पास। उनकी अच्छी उम्र मिली उन्हें, हालांकि बहुत अच्छी उम्र नहीं मिली, 70+ में वो आकस्मिक निधन उनका हुआ, उससे हृदय हार्ट फेल से। तो लेकिन मुक्तिबोध केवल 47 साल जिए, 47 ईयर्स। 47 साल की उम्र बहुत कम होती है। आज अगर जो भारत में औसत आयु है भारतीय नागरिक की, उससे अगर आप तुलना करें तो 47 तो कोई उम्र ही नहीं है। तो 47 की उम्र में मुक्तिबोध खत्म हुए, लेकिन उपन्यास में, कहानी में, कविता में, आलोचना में, निबंध में, डायरी में जो उनका काम है, जो बहुआयामी काम है, जो एक विपुल काम है, जिसके कारण वो 20वीं सदी में निराला के बाद सबसे प्रासंगिक, सबसे बड़े कवि और कथाकार और आलोचक माने जाते हैं। तो मुक्तिबोध के पास सुविधाएं बहुत कम थीं, जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था और उनके पास शायद उतनी बड़ी तैयारी का अवकाश नहीं था, जितनी बड़ी तैयारी, जितनी सुविधाएं और जितने साधन अज्ञेय के पास थे। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें तो मुक्तिबोध अज्ञेय से बड़े कवि साबित हुए। तो इसलिए इसके बारे में कुछ कहना कठिन है कि सुविधाएं, साधन और तैयारी, हो सकता है आपको बहुत बड़ा विद्वान बना दें वो, लेकिन हो सकता है आप उतने बड़े कलाकार या कवि ना बन पाएँ। क्योंकि अगर मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछें तो जो मूल्य निष्ठा है, जिसको अंग्रेजी में कमिटमेंट कहते हैं, मूल्य निष्ठा और उन मूल्यों के लिए
अपने जीवन में बहुत कुछ दांव पर लगा देने को जो तैयार होता है वही बड़ा रचनाकार बन पाता है। अगर मुझसे आप पूछ रहे हो तो एक तो मूल्य आपके ध्यान में हो कि समाज में मूल्यों की रक्षा करनी है। अगर मूल्य नहीं रहेंगे तो ये समाज नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी, मनुष्यता दांव पे लगी हुई है। तो ऐसे में मूल्यों से कमिटेड रहकर, प्रतिबद्ध रहकर आप उनके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने के लिए किस हद तक तैयार हैं, पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि उस कमिटमेंट को लेकर आप कितना सजग हैं, कितना अध्ययन करते हैं। और जो आप शुरू में कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट वाली जो बात कह रहे थे, तो अनुकरण सृजन नहीं होता है। सृजन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ है नयापन, नई चीज़ आप क्या दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि अनन्य चीज़ आप क्या दे रहे हैं। अनन्य माने अद्वितीय। तो नया तो परंपरा की तुलना में नया, यानी जो आपसे पहले लिखा गया उसकी तुलना में आपने नई बात क्या कही, जो आपके पहले के शायरों ने, पहले के कवियों ने ना कही हो, पहले के साहित्यकारों ने, विचारकों ने ना कही हो। तो परंपरा की तुलना में आप नया क्या दे रहे हैं, और अपने वक्त की तुलना में आप अद्वितीय बात क्या कह रहे हैं, जो बात अपने समय में, आपके अपने समय में दूसरे रचनाकार और विचारक न कह रहे हों, उनसे अलग आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि सृजन की कसौटी यही है कि आप के पास नया और अनन्य, यानी नया और अद्वितीय कहने के लिए क्या है, तभी आप आकृष्ट कर सकते हैं। क्योंकि समय जो है ना, समय मूल्यवान होता है, पाठकों का, श्रोताओं का, समाज का, देश का, विश्व का। तो जब आप ये ख्याल रखते हैं कि जिनसे आप संबोधित हैं उनका समय मूल्यवान है, तो आप कम शब्दों में ज़्यादा बड़ी बात कहने की जो कोशिश करते हैं। कला की परिभाषा यही है कि वो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहती है। इसी को ध्यान में रख के मैंने एक कविता लिखी है, जिसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं, कि वह मेरा भय था, तुमने उसे शिल्प कहा। तो ये भय एक सकारात्मक अर्थ में जहन में होना चाहिए कि जिनसे हम संबोधित हैं उनका समय मूल्यवान है, और वो लोग प्रबुद्ध हैं, संवेदनशील हैं, मूल्यनिष्ठ हैं। तो उनको हम कुछ नया दें, कुछ अद्वितीय बात उनसे कहें, जो बात कोई और उनसे नहीं कह रहा है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों का ध्यान रखने से एक महत्वपूर्ण रचना, श्रेष्ठ रचना संभव है।